हाँ तो बच्चों हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, रुधिर। और कल तक रुधिर वर्ग पढ़ा गया। कार्ल स्टीनर के द्वारा रुधिर वर्ग की खोज की गई थी और उसके वर्गों के प्रकार ए बी ओ, ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग। ए बी को सर्वग्राही रुधिर वर्ग और ओ को सर्वदाता रुधिर वर्ग बताया गया था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें कि लाल रुधिर कणिकाओं, रुधिर लाइफ स्पान 120 दिन होता है। लाइफ स्पान, जीवन काल 120 दिन तक नॉर्मली होता है। सभी स्तनधारियों के आरबीसी में, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन होती है आरबीसी। जबकि कैमल में पाई जाती है। ऊंट जिसको कहते हैं कैमल में प्रेजेंट होती है आरबीसी। ये आपका कुछ चीजें रही। इसके साथ आज हम लोग रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, विभिन्न पदार्थों का परिवहन। ये क्या है? विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सबसे पहले आता है भोज्य पदार्थों का परिवहन, फूड, भोज्य पदार्थों का परिवहन। तो बच्चों, भोज्य पदार्थों का परिवहन रुधिर कैसे करता है? तो आपको बताया गया था कि भोजन का डाइजेशन होता है, डाइजेशन, पाचन, और पाचन का अंतिम उत्पाद क्या मिलता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलता है। और ये एब्जॉर्ब होकर के कहा जाता है? ये ब्लड में। इस तरह से यह भोज्य पदार्थों का या पोषक पदार्थों का, न्यूट्रिएंट का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फूड, पोषक पदार्थों का, इसको न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ। तो पहला रुधिर का कार्य जो रहा विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण में, परिवहन में, तो उसमें पोषक पदार्थ आता है। तो भोजन के पाचन से जो पदार्थ मिलता है उसको न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इस पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज अवशोषित होकर कहाँ गया? ब्लड में। और ब्लड कहाँ गया? पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। इस तरह से यह पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। दूसरा है आपका उत्सर्जी पदार्थों के स्थानांतरण में। बी जो आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल उत्सर्जी पदार्थों के स्थानांतरण में। उत्सर्जी पदार्थ में ब्लड में जब श्वसन क्रिया होती है, ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कोश की श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन, कोश की श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये रक्त की प्रोटीन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके जुड़ जाती है
और HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये रक्त के माध्यम से ये लंग फेफड़े में आकर के ये टूट जाती है Hb और CO2 में। Hb हीमोग्लोबिन जो है रक्त के इसकाओं में ही रह जाता है और CO2 विसरित होकर नासाछेद द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल में CO2 का स्थानांतरण, CO2 का परिवहन करती है। इसी के साथ अदर मटेरियल अन्य पदार्थों का स्थानांतरण, अन्य पदार्थों का स्थानांतरण अदर मटेरियल में अदर मटेरियल्स अन्य पदार्थों के स्थानांतरण में जैसे हार्मोन आता है बच्चों, हार्मोन को जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और ये स्रावित होने के बाद ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में इनका संचरण होता है। इसी के साथ एंटीबॉडी और एंजाइम तो हार्मोन, एंटीबॉडी और एंजाइम इन सब का परिवहन जो है रक्त के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से ये अदर मटेरियल्स के अंतर्गत इनका संचरण ब्लड के द्वारा होता है। अब बच्चों आगे के क्रम में दूसरा कार्य हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन जब हम श्वसन क्रिया द्वारा बाहर से वायु ग्रहण करते हैं तो ये फेफड़े में जाती है। फेफड़े की रक्त के इसकाओं में रक्त प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन। यह एक पिगमेंट रंगक भी है जिसके कारण लाल उदर कणिकाएं लाल देखती हैं और यह एक परिवहन प्रोटीन है, परिवहन का कार्य करती है। तो ऑक्सीजन से बच्चों क्रिया करती है और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद यह HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध रुधिर के रूप में, अर्थात ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है और हृदय से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ये पहुंचती है और कोश की श्वसन में भाग लेती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये रहा है आपका ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अगला कार्य हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कार्य रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ताप के नियंत्रण में। जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी के शरीर का एक निश्चित तापक्रम होता है और उस तापक्रम को बाह्य वातावरण के प्रति सामंजस्य बनाए रखना है। जैसे हम लोग के शरीर का तापक्रम जब बढ़ जाता है तो श्वेत ग्रंथियों, पसीने की ग्रंथियों से पसीना बाहर निकल करके और आंतरिक ताप और बाह्य ताप में सामंजस्य बनाता है। इसी को होम्योस्टैटिस समस्थापन कहते हैं। बाह्य वातावरण और शरीर के आंतरिक वातावरण का तापक्रम एक समान बनाए रखने की क्रिया को होम्योस्टैटिस कहते हैं
होमोस्टैटिस शब्द को बच्चों बी वाल्टर और काइनन ने दिया था। कौन दिया था? बी वाल्टर और काइनन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस तरह से ब्लड जो है रुधिर ताप नियंत्रण में भी मदद करता है। अगला कार्य इसी क्रम में ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग रक्त के थक्का बनाने में, रक्त के जमाने में। सपोज करिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा, वाउंड लग गया, चोट लग गई और रक्त बहने लगा, तो उस ब्लड में एक जो लीवर से स्रावित यकृत से फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो रक्त में रहती है। फाइब्रिनोजन और एक बनाती है फाइब्रिन नेट, फाइब्रिन जाल बना लेती है और उसी में सभी रुधिर कणिकाएं उलझ करके एक मोटा लेयर बना देती हैं और रक्त स्राव रुक जाता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जमना कहते हैं। आगे के क्रम में हम लोग अगला कार्य प्रोटेक्शन ऑफ डिजीजेज। प्रोटेक्शन ऑफ डिजीजेज, रोगों से रक्षा करनी। सब लोग जानते हैं कि ब्लड में क्या होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी और एंटीबॉडी ये शरीर की रक्त की ब्लड WBC की लिम्फोसाइट किससे बनती है? लिम्फोसाइट सेल से। ये लिम्फोसाइट सेल से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है और ये एंटीबॉडी जो है रक्त में उपस्थित होती है, जिसके कारण यह रक्त प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रोगों से सुरक्षा दिलाता है। इसी के साथ घाव का भरना, कहीं चोट लग गई, वाउंड लग गया, तो धीरे धीरे उस घाव के भरने में रक्त मदद करता है। तो बच्चों इस तरह से रुधिर के कार्य रहे। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, एंजाइम, etc. थैंक यू।